और आप देख पा रहे हैं अभी आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर है उसमें आप देख पा रहे हैं गोबर पुआल का ढेर लगा हुआ है खेत में। ये क्या है? ये वस्तुतः सड़ा हुआ अवशेष है कृषि का और गोबर का, जो कि खेतों में उर्वरा शक्ति प्रदान करेगा। अब आपके स्क्रीन पर ये दूसरी तस्वीर जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक किसान अपने हाथों में जैविक खाद लिए हुए है और उसमें देख रहे हैं आपको, हाँ बिल्कुल सही, ये केचुआ। ये केचुआ जो है वो मिट्टी को उर्वर बनाने के लिए बहुत ही बहुमूल्य खाद उत्पन्न करता है जिसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, और इसका चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगला भू संरक्षण का जो उपाय है वह है जैव कीटनाशकों का प्रयोग। बच्चों, फसलों को कीटों से बचाने के लिए हम नाना प्रकार के रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। वह ना सिर्फ हमारे स्वास्थ्य को बल्कि मृदा को भी अतुलनीय नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इस समस्या का निदान है जैव कीटनाशकों का प्रयोग। और आजकल आपने सुना होगा नीम के पत्तों से, तंबाकू के डंठल से बहुत ही प्रभावकारी कीटनाशकों का निर्माण होने लगा है। तो यदि रासायनिक कीटनाशकों के जगह पर हम नीम के पत्ते, तंबाकू के डंठल से तैयार कीटनाशकों का इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से यह हमारे स्वास्थ्य और मृदा के स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अब आते हैं अगले बिंदु पर, वह है कि समय समय पर हमें अपने मृदा की जांच कराते रहनी चाहिए। जैसे हमें कुछ तबीयत कुछ थोड़ी गड़बड़ लगती है तो हम जाते हैं ना पैथोलॉजी में अपना जांच कराने के लिए, खून का जांच कराते हैं, इस तरह से पता करते हैं कि क्या बीमारी है। उसी तरह से समय समय पर हमारे मृदा का भी जांच होना चाहिए कि इसमें किस पोषक तत्व की अधिकता है, किसकी कमी है, कौन कौन से फसल लगाए जा सकते हैं जो कि हमारी मिट्टी में ज़्यादा अच्छी तरह से होंगे। तो इसके लिए आपको पता होगा कि 19 फरवरी 2015 को केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की थी जिसे हम सॉइल हेल्थ कार्ड के नाम से जानते हैं, और देश के विभिन्न भागों में स्थित प्रयोगशालाओं में मिट्टी के नमूनों की जांच करके ये सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को इशू किए जाते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पर सॉइल हेल्थ कार्ड का लोगो देख पा रहे हैं जिसमें एक स्लोगन स्वस्थ धरा खेत हरा, और यह अभी आपके स्क्रीन पर सरकार द्वारा जारी किया गया सॉइल हेल्थ कार्ड, जिसमें उस ज़मीन से संबंधित, उस मिट्टी से संबंधित हर प्रकार की जानकारी उस किसान को उपलब्ध कराई गई है। तो हम ऐसा अपने मिट्टी के लिए भी करा सकते हैं। अगला जो उपाय हम कर सकते हैं मिट्टी के संरक्षण के लिए वह है स्थानीय जलवायु के अनुसार खेती। आपने अपने बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि पहले हमनी कन सावा होते हलई, कोदो होते हलई। तो ये सावा, कोदो ये जो था वो स्थानीय जलवायु के साथ के अनुसार उगाए जाने वाली फसलें थी। और अभी हम क्या कर रहे हैं, चाहे कहीं भी भारत के किसी कोने में चले जाइए, चावल, गेहूं, मक्का ये एक आम फसल होते जा रही है। लेकिन ये क्या है, ये सच पूछिए तो मृदा के लिए या मृदा के स्वास्थ्य के लिए ये सही बात नहीं है। यदि हम स्थानीय जलवायु के अनुसार होने वाली फसलों को उगाए तो ना तो हमें उसमें रासायनिक खाद डालने की ज़रूरत होगी, ना ही हमें उसे अतिरिक्त सिंचाई देने की ज़रूरत पड़ेगी, और हमारी मृदा पर जो हम इतना ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं उससे भी मृदा सुरक्षित रहेगी और उसकी स्वाभाविक उपज बनी रहेगी। क्लियर? अब बात करते हैं अगले बिंदु की, जिसमें हम शीघ्र तैयार होने वाली फसल नस्लों की खेती। बच्चों, यदि हम क्विक मैच्योरिंग जो वैरायटी होती है फसलों की, उनकी यदि हम खेती करें तो उसमें खाद, पानी और समय तीनों की बचत होगी और मृदा भी संरक्षित रहेगी। ठीक है? अब आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि मैं कहूँ कि भू संरक्षण के समस्त
नकारात्मक प्रभावों को दूर करने वाला ये कदम होगा, वह है वृक्षारोपण यानी एफॉरेस्टेशन, अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना। तो बच्चों, यदि हम पेड़ों को लगाते हैं तो हम इसके क्या क्या फ़ायदा गिनाऊं तो शायद ये पूरा क्लास कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग बात करते हैं। तो वृक्षारोपण सबसे उसका डायरेक्ट होगा क्या फ़ायदा, मिट्टी पर जड़ों की पकड़ से मिट्टी सुरक्षित रहेगी। वृक्ष जो होते हैं वो नमी की मात्रा वायुमंडल में बनाए रखते हैं और वर्षा को आकर्षित करते हैं, तो उससे वर्षा भी पर्याप्त होगी। वृक्षों के जो टहनियाँ और पत्ते टूटकर ज़मीन पर गिरते हैं उससे हमें ह्यूमस मिलता है, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति यूं ही बढ़ जाएगी। उसके बाद वृक्ष मिट्टी में नमी को भी संजो के रखते हैं, तो इससे भी मिट्टी को फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार वृक्षारोपण के अनेक फ़ायदे हो सकते हैं और जो कि बड़े बहुत ही प्रभावी तरीके से भूमि को और मृदा को संरक्षित रखने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार मृदा संसाधन की इस पाठ चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और इस दौरान हमने चर्चा की कि भूमि है क्या, किस प्रकार ये हमारे लिए उपयोगी है, एक संसाधन के रूप में हम इसका क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या भूमि और मृदा समान है या इसमें अंतर है। हमने ये जाना कि मृदा निर्माण के क्या क्या कारक हैं। उन कारकों के साथ साथ हमने ये भी चर्चा किया कि मृदा के कितने प्रकार हमारे देश में हैं, जिसमें से 6 प्रकारों के बारे में हमने यहाँ बात की। फिर हमने ये जानने का किया प्रयास कि क्या हम सिर्फ मृदा का उपयोग ही कर रहे हैं या इसके कुछ दुरुपयोग भी हो रहे हैं और उन दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप मृदा का क्षरण हो रहा है। हमने चर्चा की कि मृदा क्षरण के क्या क्या कारक हैं, उसको हमने 2 वर्गों में बांट के पढ़ा। प्राकृतिक कारकों के बारे में पढ़ा, फिर हमने जाना कि मानवीय क्रियाकलाप किस प्रकार उत्तरदायी हैं। लेकिन अंत में हमने ये भी चर्चा किया कि ये मृदा जो अपरदन है, ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अल्टीमेट, अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका समाधान भी है। और तब हमने चर्चा की मृदा संरक्षण के उपायों के बारे में। और अंत में जो उसका एक पॉइंट था कि वृक्षारोपण, मैं बच्चों ये विशेष रूप से आपके समक्ष ये मुद्दा छोड़े जा रही हूँ क्योंकि ये हमारे देश की भावी पीढ़ी आप ही हैं और इसमें आपका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा कि एक वृक्ष 100 पुत्र समान, और ये आपका उत्तरदायित्व है कि आने वाले समय में अपने जीवन काल के दौरान हर बच्चा यदि 2, 4, 5 पेड़ लगाए तो निश्चित रूप से हमारी धरती की हरियाली बनी रहेगी। हमारा मिट्टी का ये जो संसाधन है, इतना मूल्यवान संसाधन, हम उसी रूप में अपनी भावी पीढ़ी को सौंप पाएंगे जैसा हमें हमारी पहले की पीढ़ियों ने सौंपा था। ठीक है बच्चों, लेकिन पाठ हम समाप्त करें इससे पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर हम चर्चा कर लें, विचार कर लें।